आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इमोशंस। इस वर्ड से हम सब फेमिलियर हैं। इमोशन, जज्बात, हिजानात। हम किस चीज को देख के कहते हैं कि ये बहुत इमोशनल है, ये बड़े ज्यादा इमोशंस शो कर रही है। जी, सोनिया सुभान। हाँ। जब मेरे ख्याल से इसका जवाब ये होगा कि जब कोई बंदा बहुत ज्यादा सैड फीलिंग जो है ना उसको लोगों के सामने पेश करता है अपनी, तो वो उसको हम कहते हैं इमोशनल है। आप आप कैसे किसी को कहते हैं ये सैड है? जब वो बताता है कि हम मैं सैड हूँ, या मतलब आके आप सामने रोता है या कुछ भी इस तरह का है, या उसके बिहेवियर से भी पता चल जाता है बंदे के कि वो सैड है कि नहीं है। अगर आप गौर करें। जी, जिस टाइम वो अपनी फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंज आपके सामने शो करता है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसके थॉट पे और बिहेवियर पे। इमोशन बेसिकली यही है। इमोशन जो है वो एक कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग है। कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग है जो कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के नतीजे में पैदा होती है। जैसे अभी सुभान ने कहा कि वो आके रोएगा या वो इस तरह शो करवाएगा, तो वो पीछे बेसिकली वो चेंजेस शो करेगा। फिजिकल चेंजेस मतलब रोना धोना, साइकोलॉजिकली कि वो मूड ऑफ करके बैठ जाएगा, या वो क्या करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, चुप रहेगा। उसके बाद ये दोनों चीजें उसके थॉट और उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, तो तब हम जाके कहते हैं कि वो इमोशन शो कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि सैडनेस, हैप्पीनेस का भी यही हिसाब है, एंगर का भी, फियर का भी। वो एक क्या है, एक इमोशन एक कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग है जो कि किसके रिजल्ट में आती है, हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के रिजल्ट में, और इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे थॉट पर और हमारे बिहेवियर के ऊपर। बहुत सारे लोग इमोशंस को और फीलिंग्स को मिंगल कर देते हैं। हालांकि इमोशंस जो है वो बेसिक इसकी कैटेगरी है, और फीलिंग्स जो है वो इसकी सबऑर्डिनेट कैटेगरी के अंदर आती हैं। अच्छा जी, आपको मैंने एक बुक सेंड किया है, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। वहां से आपने इसकी इमोशन की डेफिनेशन करनी है, फंक्शंस ऑफ इमोशन आपने नहीं करने। आगे आपने वहां से सिर्फ और सिर्फ इनकी थेरीज करनी है, बाकी नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी उसमें मटेरियल जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं जी थेरीज की, थेरीज ऑफ इमोशंस। बेसिकली हमने 3 थेरीज को डिस्कस करना है। थेरीज जो है हमेशा किसी चीज की हमें काज बताती हैं कि किस वजह से ये चीज रूनुमा हो रही है, इसकी हैपनिंग के पीछे, इसके अक्रंस के पीछे मेन वजह क्या है। इमोशंस की बेसिकली थेरीज तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस की हमें मिला वो 3 थेरीज है, जेम्स लैंगे की, कैनन बार्ड की, और साइन चेस्टर की, सिंगर चेस्टर की, सॉरी। अच्छा, फर्स्ट थेरी हम बात करते हैं जी, जेम्स लैंगे थेरी ऑफ इमोशन। जो ये दो अलग अलग लोग हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है विलियम जेम्स, और एक डैनिश साइकोलॉजिस्ट है कार्ल लैंगे। इन दोनों ने अलग अलग अपना नजरिया दिया था, लेकिन इनका नजरिया सेम होने की बिना पर इनकी थ्योरी को कंबाइन कर दिया गया है। अब इनकी थ्योरी बड़े मजे की है। वो कहते हैं सबसे पहले कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस से मुराद के कोई इवेंट हो गया है, एक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका सीएसएस का रिजल्ट आ गया, आपने सीएसएस पास कर लिया, एक स्टिमुलस आपको मिल गया, एक मुहिजा आपको मिल गया जो कि आपके अंदर कोई इमोशन अराउज करेगा। अब कहते हैं स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलस मिलने की वजह से इंसान के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उन चेंजेस की बना पर इंसान इमोशन, वो कहते हैं कि वी फील सैड बिकॉज वी, हम रोएंगे तो हमें पता चलेगा हम सैड हैं, अगर हम रोएंगे नहीं चलेगा कि हम, हमें कौन सा इमोशन है कौन सा नहीं। वो कहते हैं कि वी फील एंगर बिकॉज वी अटैक, हम पे अटैक होता है
तो हम एंगर फील करते हैं, वरना हम एंगर फील नहीं करते। आप इस थ्योरी से क्या इत्तेफाक करते हैं? ओके। अब सेकंड थ्योरी को डिस्कस करते हैं, जो कि है कैनन बार्ड की। कैनन बार्ड ने जेम्स लैंगे पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, और उसके बाद इसने अपनी एक थ्योरी दी थी, कैनन बार्ड थैल्मिक थ्योरी ऑफ इमोशन। कैनन और बार्ड दो अलग अलग लोग हैं, वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड। इन दोनों ने अपना नजरिया भी काफी देर बाद दिया। कैनन ने ये दिया था 1929 में, जबकि बार्ड ने दिया था 1934 में। इन दोनों का नजरिया सेम था, इसलिए इनको भी कंबाइन करके कैनन बार्ड थैल्मिक थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे जब भी कोई सिचुएशन होती है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, उसमें थैलमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल ब्रेन को निग्लेक्ट ही कर दिया है विलियम जेम्स ने। इन्होंने विलियम जेम्स की थ्योरी उस पे, सॉरी, जेम्स लैंगे की जो थ्योरी थी विलियम जेम्स ने जो रिप्रेजेंट की थी, उस पे उसने तनकीद करते हुए कहा था, एक औरत जिसका एक्सीडेंट की वजह से उसका नीचे वाले ये बॉडी के जो मैसेज थे वो ब्रेन तक जाने बंद हो गए। अब खौफ की हालत में उसकी टांगे जो थी ना, किसी किस्म की ट्रेम्बलिंग नहीं होने लगी हुई थी, वो किसी किस्म की फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं शो कर रही थी, लेकिन उसका ब्रेन इमोशंस जो है वो शो करते लगा हुआ था। तो उसने वहां से उसके नजरिए को, उसके थ्योरी को जो था उसे क्रिटिसाइज किया, उसको निग्लेक्ट किया, उसके नजरिए को, और अपना दिया। और उसने कहा कि हम जब भी इमोशन इंसान परसीव करता है, उसके अंदर थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी सिचुएशन होती है, इंसान स्टिमुलस पर स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस की अकरेंस के साथ ही हमारे जो इमोशन है वो कॉर्टेक्स एक्सपीरियंस करता है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये इकट्ठी जो है ना, ये दोनों इनकी अकरेंस होती है। स्टिमुलस के साथ ही जो मैसेज हैं वो हमारे कॉर्टेक्स में जाते हैं, मतलब थैलेमस में जाते हैं, और उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी उसी वक्त होती हैं। और इन दोनों के एट अ टाइम होने की वजह से इंसान इमोशन फील करता है। इसकी तो थ्योरी। एक मिनट, मेरा इसमें यही था कि जो पिछले वाली थ्योरी थी उसमें वो कहता था फिजियोलॉजिकल पहले होता है और बाद में आप इमोशन जो है वो फील करते हैं। तो इसके हाँ जी। अंदर अब वो ये उसको उल्ट कह रहा है कि पहले आपको थैलेमस जो है, मतलब आपकी बॉडी जो है कुछ क्रिएशन करती है या कुछ होता है, उसके बाद आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस नजर आती है। नहीं, वो कहता है एट अ टाइम होती हैं दोनों। अच्छा, इकट्ठे ब्रेन होती और है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस एट अ टाइम वर्क करती हैं, और इंसान इमोशन फील करता है। ठीक है, ये ठीक है, कैनन बार्ड का कहना था। ठीक है। वो कहता था ब्रेन को निग्लेक्ट ना करो, ब्रेन के बगैर तो कोई इमोशन का जो है हम वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ब्रेन को फैक्टर को जरूर इंडल्ज करो, ये कैनन बार्ड का कहना था। लास्ट हमारी थ्योरी है जी चास्टर सिंगर कॉग्निटिव थ्योरी। इसको रिमूव कर दें प्लीज। चास्टर सिंगर कॉग्निटिव थ्योरी, इसके नाम से ही जाहिर है, बाकी ये जो दोनों थेरीज इनके नाम से ही पता चल रहा था। कैनन बार्ड थैल्मिक, मतलब ये थैलमस का बात लगा हुआ है करने, और ये कॉग्निटिव थ्योरी है, मतलब ये कॉग्निशन की बात करेगा। सबसे पहले मैं कॉग्निशन को डिफाइन कर दूं। कॉग्निशन होती क्या है? किसी चीज के बारे में जानना, समझना हमारी कॉग्निशन कहलाती है। किसी चीज के बारे में जानना, समझना और उसको परखना, वो हमारी कॉग्निशन कहलाती है। ये कहते हैं कि ठीक है, इंसान एक स्टिमुलस आ गया, जब तक हम उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह उसे लेबल करेंगे कि ये कौन सा इमोशन है कौन सा नहीं। कहते हैं एक इसने एक एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन किया था कि एक बच्चा है, वो गली अंधेरी जो है रात है, और गली के अंदर से गुजरने लगा हुआ है। एक आदमी पीछे चाकू लेकर जाने लगा हुआ है। जब तक बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि वो उस चाकू जो है वो उसने मारने के लिए पकड़ा हुआ है या वैसे हाथ में पकड़ा हुआ है, तब भी जाके वो कोई ना कोई इमोशन शो करेगा। अगर तो थ्रेटफुल सिचुएशन है, चाकू उसको मारने के लिए पकड़ा है, तब बच्चा फियर फील करेगा।
अगर बच्चा रिकॉग्नाइज करता है कि वो एक नॉर्मल उस जगह को पकड़ के जाने लगा हुआ है, उसके लिए खतरे वाली चीज नहीं है, तो उसे कोई इमोशन शो नहीं होगा। जब तक चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उनका वकूफ नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह कोई इमोशन शो कर सकते हैं। और चेस्टर का भी मेन यही कहना था कि बॉडी अरोजल ही तब होगा जब हम उसे कॉग्निटिव लेबलिंग करेंगे, जब हमारी कॉग्निशन सिचुएशन को समझ पाएगी, हम उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी जाके हम कहेंगे ना कि हमारा कोई बॉडी चेंज। और कहते हैं एक सैड सिचुएशन है, उसको जब समझोगे वो सैड सिचुएशन है, तब भी जाके आपकी बॉडी चेंज होगी ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, और फिर आप समझोगे कि आप सैड हो। जब तक समझोगे नहीं, किस तरह आप कह सकते हो। इसने ना एक और एक्सपेरिमेंट किया था। इसने 4 ग्रुप लिए। एक बेसिकली जब भी एक्सपेरिमेंट करना हो ना, तो 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसका मतलब कंपैरिजन करने के लिए उसे रखा जाता है, और बेसिकली जितने भी ट्रीटमेंट वगैरह अप्लाई किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ना इसने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए, थ्योरी के अंदर ये चीजें करनी नहीं है। इन्फॉर्म्ड ग्रुप इसने लिया, इग्नोरेंट ग्रुप और मिस इन्फॉर्म्ड ग्रुप। इसने जो इन्फॉर्म ग्रुप था ना, उसको एड्रीनालाइन हार्मोन के ना इंजेक्शन लगाया। एड्रीनालाइन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इमोशनल अरोजल करता है। अब उसको इंजेक्शन लगाया, उन्होंने बता दिया कि आपको हम एड्रीनल हार्मोन के इंजेक्शन लगाने लगे हुए, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट भी तेज होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आपको ट्रम्बलिंग भी होगी, आपका मुंह भी सुरा हो जाएगा, आपका जिस्म भी गर्म होगा। उन्हें सच सच बता दिया। दूसरा इग्नोरेंट ग्रुप, उनको भी इसने एड्रीनल हार्मोन के इंजेक्शन लगाए, और उन्होंने कहा कि आपको हमने विटामिन के इंजेक्शन लगाए हैं, और उन्हें बेखबर रखा इस चीज से। तीसरा मिस इन्फॉर्म ग्रुप जो था, उनको जो है इसके एड्रीनल हार्मोन के इंजेक्शन लगाने के बाद ना गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको हमने ऐसी दवाई लगाई है जिसकी वजह से आपके सर में ना हल्का सा सिर्फ दर्द होगा और कुछ भी नहीं होगा। और कंट्रोल ग्रुप को नकली दवाई देके, जिसे प्लासिबो इफेक्ट कहा जाता है, नकली दवाई देके कहा कि आपको एक ऐसी दवाई दी गई है जिससे आपका चेक करना है कि आपकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट आते हैं। बाद में ना रिजल्ट्स देखने के लिए बैठ गए कि चारों ग्रुप के क्या रिजल्ट आते हैं। जिनको तो सच्ची लगाई हुई थी ना डोज एड्रिनल ग्लैंड के, उन्होंने सच बताया हुआ था, उनका तो वही हिसाब हुआ, उनको चक्कर भी आना शुरू हो गए, और उनको क्योंकि पहले बता दिया गया था। जो बाकी ग्रुप थे उनको बताया नहीं गया था, इस वजह से वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, मतलब उनकी चेंजेस आ रही थी लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। और कंट्रोल ग्रुप जो था, जिन्हें लगाया ही नहीं था कुछ भी, प्लासिबो इफेक्ट दिया गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए चास्टर ने क्या किया कि कुछ लोग अपने सिखाए हुए ना इसने भेजे। इसने जाके कहा कि तुमने ना, तुम लोगों ने इन ग्रुप के अंदर जाना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जाना है, वहां थोड़ी देर जाके पहले बैठना है, और फिर उठ के ना ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू कर देनी है, और आप उन्हें कहना कि ये जो है ना दवाई का मुझे असर होने लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। वो 10-12 इसने लोग सिखा के भेजे, उन्होंने सेम इसी तरह किया। जब उन्होंने इस तरह किया ना, तो जो बाकी लोग थे ना, जिनको इंजेक्शन लगे हुए थे लेकिन वो किसी किस्म का रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी उठ के सेम वैसा करना शुरू कर दिया। फिर उसने कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें बिल्कुल नकली दवाई दी हुई थी, उनके अंदर अपने सिखाए हुए बंदे भेजे। उन्हें जाके कहा कि थोड़ी देर जाके उनके अंदर बैठना, उनसे बातें वगैरह करनी है, उन्हें बताना है कि आपको भी वही दवाई दी गई है, और इसी तरह रिएक्ट खड़े होकर यकदम करना शुरू कर देना है, जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर किया। उन्होंने सेम इसी तरह किया। कंट्रोल ग्रुप, हालांकि उन्हें प्लासिबो इफेक्ट दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी उठ के उसी तरह का रिएक्ट किया जैसे सिखाए हुए लोगों ने किया था। वहां से इसने आइडेंटिफाई किया कि कग्निशन जो है, जो माहौल के अंदर से हम परसीव करते हैं चीजों को, वो हमारे इमोशन ड्राइव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इमोशन का इंटरनल तो काम होता है, लेकिन एक्सटर्नल से हम ज्यादा इमोशन को परसीव करते हैं। उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज प्रूव की थी। इसने क्या कहा था कि एक तो फिजियोलॉजिकल हमें अवेयरनेस हो, उसको कग्निशन लेबल करे, फिर ही हमें इमोशन फील होता है। फिजियोलॉजिकल अवेयरनेस, कग्निशन उसे लेबल करे, और तब जाके हमें इमोशन फील होता है। बस ये 3 थ्योरीज थी,
तीनों थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहले थी जेम्स लेंगे कि जेम्स लेंगे क्या कहता है कि कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बना पर हम क्या करते हैं, इमोशन फील करते हैं। कैनन बार्ड इसको निग्लेक्ट करता है, कैनन बार्ड कहते हैं नहीं, हम कोई स्टिमुलस परसीव करते हैं और हमारे इमोशन जो है वो कॉर्टेक्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये दोनों इकट्ठी हो रही होती हैं। थैलेमस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद चास्टर है, चास्टर क्या कहता है कि हमें अवेयरनेस होती है फिजियोलॉजिकल अरोजल की, हम उसे कॉग्निटिव लेबलिंग करते हैं और तब जाके हमें इमोशन फील होता है। होप सो आपको इन तीनों थ्योरीज की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह होती हैं और वो किस तरह असर अंदाज होती हैं हमारी बॉडी पे। दो किस्म की चेंजेस होती हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे इमोशन के अंदर। बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हमारा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ब्रेन की अगर बात करें, ब्रेन का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आगे फर्दर टू पार्ट पे कंसिस्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे जितने भी गैर इरादी अफाल होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इमोशन के अंदर ये दोनों इसके जो फर्दर पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको मैं पहले फाइट और फ्लाइट का कॉन्सेप्ट समझा दूं। जब भी इंसान को किसी भी किस्म के इमोशन के एक्सपोजर होता है तो वो दो किस सिचुएशन से गुजरता है, या तो वो सिचुएशन से फाइट करता है या वो सिचुएशन से फ्लाइट लेता है। ये भी कैनन ने कॉन्सेप्ट दिया था फाइट और फ्लाइट का। अब देखें, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तो आपके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, आप उस कुत्ते से बचने के लिए क्या करेंगे कि वहां खड़े होकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे, उससे फाइट करेंगे, या दूसरी चीज कि वहां से आप खुद भागेंगे, आप लेंगे फ्लाइट। अब इन दोनों सिचुएशन में आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए फाइट करने के लिए भी और फ्लाइट करने के लिए भी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी आपको फाइट या फ्लाइट के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज को तेज कर देती है, उसके पीछे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को इमोशनली स्टिमुलस के मतलब सिचुएशन में वो तेज कर देती है आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को। जब सिचुएशन गुजर जाती है आपकी बॉडी के पार्ट स्लो डाउन होते हैं। जब भी किसी भी इमोशन के एक्सपोजर हो तो आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करती है, आपकी जो आंख की मेन पुतली है जिसे प्यूपिल कहा जाता है वो फैल जाती है, आपकी जिल्द पे बारीक बारीक से जो आपके बाल हैं जिन्हें रोंगटे खड़े होना कहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी से पसीने का एहराज होना शुरू हो जाता है। इसके हट के आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आपकी जो मैदा है उसकी जितने भी मैदे के अंदर ये जो हजम करने की रफ्तार होती है वो सुस्त पड़ जाती है। मतलब आपकी बॉडी शुगर जो है बहुत ज्यादा लेवल में हरास करना शुरू कर देती है। वो क्यों करती है, क्योंकि आपने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, इन दोनों सिचुएशन में आपको एनर्जी चाहिए। और ये पीछे सारा प्रोसेस कौन चला रहा होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिचुएशन गुजर जाती है उसके बाद आपकी सारी बॉडी जो है वो पुरसुकून होती है, मतलब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, आपका सांस फूलना जो होता है वो नॉर्मलाइज होता है, आपकी बॉडी जो है सारी बैलेंस में आती है। तो आपकी बॉडी को पुरसुकून करने और बैलेंस करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बायोलॉजिकली में सबसे पहले है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा रोल प्ले करता है एड्रीनल ग्लैंड। जो बायो के स्टूडेंट हैं वो इन टॉपिक्स को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं क्योंकि ये सारे बायो के टॉपिक्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है बेटा, ये हमारा एक ग्लैंड है जो कि हमारे किडनीज के ऊपर पाया जाता है। ये फर्दर आगे से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में और एड्रीनल मेडुला में। एड्रीनल कॉर्टेक्स में और एड्रीनल मेडुला में।
इन दोनों का काम क्या है? ये भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। इसका जो एड्रीनल मेडुला है ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनालाइन और नॉन एड्रीनालाइन, और नॉन एड्रीनालाइन। जो एड्रीनालाइन है वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ मिलके काम करता है, जबकि नॉन एड्रीनालाइन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ मिलके काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जी लिम्बिक सिस्टम, बायोलॉजिकल का थर्ड है। ये जो एड्रेनालिन है ये जी, सिंपैथेटिक रिलीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नॉन सिंपैथेटिक के एड्रेनल। साथ मिलके काम करता है, मिलके काम करता है। अच्छा। हमारे जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, ब्रेन का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि सारे पार्ट एक दूसरे के साथ मिलके काम लगे हुए हैं करने। इसी तरह हमारे हार्मोन जो है वो भी हमारे ब्रेन के पार्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी को बैलेंस रखने में। अच्छा जी, लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे फॉर ब्रेन का एक हिस्सा है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के साथ मिला हुआ होता है। लिम्बिक सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हिप्पोकैम्पस में और एमेक्टेला में। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है, जबकि एमेक्डेला जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। जितने एमेक्डेला स्पेसिफिकली जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड और लिम्बिक सिस्टम। इसके फर्दर पार्ट हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकली चेंजेस के अंदर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकली जो वेलबींग है, ये साइकोलॉजिकली चेंजेस है। इसके कोई फर्दर से कोई नोट्स नहीं है, ये बस एक पैराग्राफ की सूरत में ही आप इसे जो जो मैं बातें बताऊंगी वो आप लिखेंगे। अ, हमारी साइकोलॉजिकली चेंजेस क्या होती हैं? जब भी हमें किसी भी इमोशन से या इमोशनल सिचुएशन से हमारा वास्ता पड़ता है, तो क्या होता है कि हम लोग अपने आप को, अगर तो सैड सिचुएशन है तो क्या होगा, स्ट्रेस पे आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। और अगर तो खुशी का है तो क्या होगा कि हम वो हमारी सेल्फ जो ये हमारी सेल्फ ट्रस्ट है, सेल्फ वर्थ है, वो बढ़ना शुरू, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में आएगा। अचीवमेंट की अगर हमारा इमोशन है तो हमारे अंदर मतलब डिफरेंट किस्म के हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू होंगी, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बेसिकली निखारेंगी। फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या है कि जो इमोशंस है ना वो हमें किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए तैयार करते हैं। वो हमारे फ्यूचर के अंदर हम बेटर परफॉर्म कर सकें इसके लिए हमें तैयार करते हैं। और हमारे सोशल जितने भी रिलेशन है ना, उनको बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जितने हमारे इमोशनल ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये हमें 3 किस्म की ये चेंजेस लेकर आते हैं। इमोशन का आपका टॉपिक इतना ही था। एक आपका इमोशन के अंदर ही टॉपिक अटैच किया हुआ है जिसका नाम है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बेसिकली होता क्या है? अच्छा, इमोशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे।